अब हम देखेंगे दूसरी थ्योरी। पहली थ्योरी में देख लिया रमन इफेक्ट की, अब देखेंगे दूसरी क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट और इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी पहले इसमें समझेंगे, उसके बाद क्लासिकल थ्योरी को डिराइव करेंगे। होता क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने होते हैं और एटम्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से बना होता है, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि ऐसे देखें तो एक एटम में भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं। और किसी मॉलिक्यूल में बना है, अगर मॉलिक्यूल बना है तो मिनिमम दो एटम मिलते हैं तभी कोई मॉलिक्यूल बनता है। जैसे मान लीजिए कोई हम मॉलिक्यूल ले लीजिए HCl, ठीक, आप ले लेंगे तो एक H एटम है, एक Cl एटम, यानी क्लोरीन एक है, हाइड्रोजन। तो इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसके भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, इसके भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, यानी कि वो एक मिलकर के पॉजिटिव चार्ज का निर्माण करेंगे। और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, इसके भी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो यानी ये भी एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएंगे। अब अगर हम जैसे फाडान रूल कहता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है, गेट पोलराइज्ड, यानी उसमें पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन का मतलब ये कि पोल बन जाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज के और कुछ उसके दूरी से नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होती है जिसको R कहेंगे, और ये डाइपोल का निर्माण करते हैं। और ये जो डाइपोल होता है, ये जब मॉलिक्यूल्स में बनता है तो ये ऐसे नहीं बन पाता है, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इंड्यूस्ड होकर के बनता है, तो इसको कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट म्यू आई, ये जो प्रोपोर्शनल होता है E की। अब ये होता कैसे है, सपोज करिए कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को हम एक जनरली एक डिस्टॉर्टेड स्फीयर की तरह बना रहे हैं, ठीक। ये दो प्लेट हमने लगा दिया, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, मान लीजिए हमने कहीं से इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, समझने के लिए पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट यहाँ फील्ड से आएगा, रेडिएशन। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो अपने इस मॉलिक्यूल के साथ सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज, सॉरी, ये जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है इस प्लेट पर, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा कि पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। यानी क्या है कि इधर से एक लग रहा है कि कुछ डिस्टेंस पर ये दोनों एक्यूमुलेट हो गए, यहाँ गैदरिंग हो गई, यहाँ गैदरिंग हो गई चार्जेस की। तो यानी कि ये क्या हो गया, एक ऐसे समझेंगे, एक ऐसे समझेंगे, दो चार्ज हो गए और दोनों चार्ज होंगे, दोनों चार्ज डेफिनिट सेपरेशन पर हो गए, यानी कि इसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो गया। अब ये डाइपोल मोमेंट का ही रोल है, ऑसिलेट करता है ये डाइपोल मोमेंट विद टाइम, टाइम के साथ एक ऑसिलेट करेगा। कैसे करेगा देखिए, तो क्लासिकल थ्योरी कहती है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, इन ए मॉलिक्यूल when electromagnetic radiation is interact, then the molecule get polarized and this gives rise to induced dipole moment, and this induced dipole moment is oscillate with time, यानी कि एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होगा और उस समय के साथ वैरी करेगा, यानी ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करने का मतलब कि आप कोई ऑसिलेशन ग्राफ बनाते हैं हार्मोनिक मोशंस का, तो साइन या कॉस का फंक्शन लेकर के हम समझ लेंगे उसको। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वे फॉर्म में होती है
आप पढ़ें कि वेव कैरेक्टर होती है इसकी रेडिएशन की, तो वो वेव फॉर्म में होती है। तो जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट होता है, वो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट होता क्या है कि वो बस मॉलिक्यूल में इंड्यूस होता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करवाते हैं। तो कैसे होता है कि जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉल रेडिएशन के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट के बराबर। रेडिएशन में क्या होता है कि तो दोनों फील्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ऐसे। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सी यानी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड बी है एच है, मतलब ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे, इसके मतलब तीनों का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये है, या इसको कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट सी। तो ये तीनों एक तीसरे के मतलब इसके परपेंडिकुलर, ये इसके मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपेगेट करे किसी मीडियम में तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगा, मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा, लेकिन अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ही मॉलिक्यूल को पोलराइज करेगा। तो जो होता है क्लासिकल थ्योरी कहती है, इसके अनुसार जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट म्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये जो फील्ड है अप्लाइड फील्ड के होता है, या इसको क्या लिख सकते हैं म्यू आई इज इक्वल टू अल्फा इंटू ई। दिस इक्वेशन नंबर 1। अल्फा क्या है, अल्फा ये है, लिख देंगे वेयर अल्फा इज इक्वल टू पोलराइजेबिलिटी और म्यू आई इज इक्वल टू इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, E is equal to applied electric field of radiation, मतलब रेडिएशन से ही फील्ड तो है ऑफ रेडिएशन। अब देखिए, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई तो किए नहीं किसी बैटरी या किसी अदर सोर्स से, तो हम कहते हैं कि जो कि 5 वोल्ट न्यूटन पर कूलाम की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, नहीं कह सकते हैं। तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी ऑसिलेट करता है, तो कहेंगे कि E की वैल्यू जो होती है E0 साइन 2 पाई न्यू आई टी, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, टी और न्यू आई दोनों वेरिएबल है। आई क्या है, आई जो कि इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी, दैट इज कह सकते हैं इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। अब इसकी वैल्यू वहां रखेंगे, दिस इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे म्यू आई इज इक्वल टू अल्फा E0 साइन 2 पाई न्यू आई टी। दिस इक्वेशन नंबर हुआ क्या। देखिए पोलराइजेबिलिटी भी कैलकुलेट की जा सकती है। यहाँ से इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आपको पता है तो पोलराइजेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, या पोलराइजेबिलिटी पता है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। होता क्या है, जो पोलराइजेबिलिटी होती है एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहती है मॉलिक्यूल में चूंकि हम जानते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करने के लिए परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, या डाइपोल मोमेंट विद टाइम के साथ वेरी करना चाहिए। तो ये जो अल्फा की वैल्यू होगी इसको कह सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करे, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अल्फा की वैल्यू अल्फा 0 प्लस बीटा इंटू साइन 2 पाई न्यू साइन 2 पाई न्यू 2 पाई न्यू एस इंटू टी। दिस इज नंबर 4।
ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में उसने एस लगाई है या ना लगाई, इसको न्यू बी भी लगा सकते हैं, न्यू बी लगा के वाइब्रेशन के लिए वाइब्रेट कर रहा है उस समय इसकी फ्रीक्वेंसी, ये नोटेशन है। अब देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, होगा क्या, dy इज इक्वल टू अल्फा 0 प्लस बीटा इंटू साइन 2 पाई न्यू बी इंटू टी इंटू यहाँ रखेंगे E0 साइन 2 पाई न्यू बाई टी, E0 साइन 2 पाई न्यू बाई इंटू टी। हल करेंगे क्या मिलेगा, म्यू आई इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा कंपोनेंट अल्फा 0 E0 साइन 2 पाई न्यू बाई टी प्लस यहाँ देखिए बीटा E0 साइन 2 पाई न्यू बी टी इंटू साइन 2 पाई न्यू आई इंटू टी। यहाँ आप पढ़े होंगे 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला पढ़े होंगे, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता क्या है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा आपका म्यू आई इज इक्वल टू अल्फा 0 E0 साइन 2 पाई न्यू आई टी प्लस बीटा E0 अपॉन 2, यहाँ देखिए 2 के नीचे भाग कर देंगे कॉस, ये हो जाएगा कॉस, देखिए 2 पाई कॉमन है, टी कॉमन है, 2 पाई टी कॉमन है, तो कॉमन है तो न्यू बी माइनस न्यू आई कर देंगे, बस एक हुआ। देखिए तो लिख देंगे कॉस 2 पाई न्यू आई माइनस न्यू बी इंटू टी, चूंकि माइनस है माइनस बीटा E0 डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 पाई न्यू बी प्लस न्यू आई इंटू टी। देखिए इस इक्वेशन में 3 टर्म है, दिस टर्म 1, दिस टर्म 2 एंड दिस टर्म है क्या। ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, यानी कि ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट वेरी करेगा विद टाइम के साथ ये वेरी करेगा। आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि दिस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज वेरी विद टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है इस पर भी तो डिपेंड कर रहा है। अब इसके लिए 3 केसेस यहाँ अराइज हो गए। अब ये टर्म है, ये टर्म डिपेंड करता है रेले लाइन के लिए, क्योंकि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगी उसी के साथ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ऑसिलेट कर रहा है। देखिए जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है उसी से इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ऑसिलेट कर रहा है। फिर दूसरा टर्म है जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है उससे थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी, यानी कि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी घट रही है उसके कम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं टी स्टोक, अगर सॉरी नहीं वो स्टोक और उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कर रहा है टी स्टोक, तो इसको देखेंगे। देखिए ये टर्म्स, देखिए फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, यानी जो इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तब इसमें टी छूटा है, इसको देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, और ये भी फ्रीक्वेंसी टाइम डिपेंडेंट है, यानी कि जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ऑसिलेट हो रहा है मॉलिक्यूल में, जब ऑसिलेट हो रहा है तो ये क्या दे रहा है, ये रेले लाइन दे रहा है, एंटी स्टोक दे रहा है, मतलब 3 कंपोनेंट। एक केस और देखिए स्पेशल केसेस में क्या है, स्पेशल केस है इफ बीटा इज इक्वल टू 0,
अगर सपोज करिए अगर बीटा का मान हम 0 कर दें, जो इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम में जो पोलराइजेशन होता है, तो देखिए इस क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू 0 कर देंगे, ओवरऑल 0, जी ओवरऑल 0, यानी क्या मिल रहा है आपको कि जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है वो केवल और केवल इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। इसका मतलब केवल और केवल रेले लाइंस मिल रही है, यानी कि स्कैटरिंग हो रहा है जो फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट हो रही है रेडिएशन, सेम वही फ्रीक्वेंसी की स्कैटर भी हो जा रही है। यानी ये केवल बीटा की वैल्यू 0 होने से कह देंगे कि देयर वुड बी नो रामन स्पेक्ट्रा। अब कह सकते हैं कंक्लूजन में कि एक मॉलिक्यूल रामन एक्टिव तभी होगा अगर उसमें डाइपोल मोमेंट विथ टाइम के साथ चेंज होगा, और रामन एक्टिव होने के लिए उसकी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है ये dy सेम नहीं होनी चाहिए, या तो एक फ्रीक्वेंसी जो जैसे कम हो जाए या तो ज़्यादा हो जाए। हम रामन लाइंस कहते हैं ना, स्टोक को और एंटी स्टोक, स्टोक प्लस एंटी स्टोक, ये क्या कहलाती है, इन्हीं को कहते हैं रामन लाइंस। रामन लाइंस हम रेले को नहीं करते, हाँ रेले के दोनों साइड दिखती है, जैसे हमने पढ़ा था पहले कि वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, तो अगर आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी वही फ्रीक्वेंसी इमिट हो गई या स्कैटर हो गई तो रेले हो गया, यानी कि इसी फ्रीक्वेंसी से इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट भी क्या ऑसिलेट कर रहा है। अगर हमने तो करा दिया इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी से अगर ऑसिलेट कर रहा है तो स्टोक मिल गई, अगर उस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है तो एंटी स्टोक मिल गई, ये मिला था स्टोक, रेले एंड एंटी स्टोक। This is all about the classical theory of Raman spectrum और concept of polarizability। अब पोलराइजेबिलिटी का रोल ये देखिए, बीटा, बीटा की वैल्यू होनी चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल में इक्विलिब्रियम पोजीशन में, बीटा अगर नहीं है तो वो रमन एक्टिव नहीं होगा, अगर उसमें बीटा की वैल्यू कुछ है तो वो रमन एक्टिव होगा। अब यही से हम फिनिश करते हैं इस पार्ट को। अब अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे प्योर वाइब्रेशनल रामन स्पेक्ट्रा एंड प्योर रोटेशनल रामन स्पेक्ट्रा, और एक और टॉपिक उसमें रह जाएगा आपका रोटेशनल वाइब्रेशनल रामन स्पेक्ट्रा या वाइब्रेशनल रोटेशनल रामन स्पेक्ट्रा, या और उसमें सिलेक्शंस रूल देखेंगे और ट्रांजिशन करेंगे। थैंक यू।